नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे अध्याय में गोता लगाने वाले हैं जो अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में कहीं पीछे छूट जाता है। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की। ये एक ऐसी धमाकेदार कहानी है जिसने सिर्फ इतिहास के पन्ने ही नहीं पलटे, बल्कि एक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस कोट पर गौर कीजिए। भारत की आज़ादी महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन ने नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस और आईएनए ने दिलाई थी। ये कोई आम बात नहीं है। ये 1956 में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का बंगाल के गवर्नर को दिया गया एक सीधा और चौंकाने वाला बयान है। मतलब ये हमारी आज़ादी की उस पारंपरिक कहानी को पूरी तरह से पलट देता है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। आखिर उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों लगा? भाग 1। आज़ादी के दो रास्ते, भारत के संघर्ष में वैचारिक विभाजन। उस चौंकाने वाले बयान तक पहुंचने से पहले हमें 1930 के दशक में जाना होगा। ये स्लाइड उस दौर के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच के गहरे वैचारिक अंतर को बखूबी दिखाती है। एक तरफ हमारे पास महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो पूरी तरह से अहिंसा और शांतिपूर्ण मांग पर टिका था, और ठीक दूसरी तरफ है सुभाष चंद्र बोस, जिनका ये दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेज केवल ताकत और हथियारों की ही भाषा समझते हैं। उनका सीधा सा मंत्र था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाग 2। कांग्रेस के भीतर का बागी, एक सिविल सेवक से स्वतंत्रता सेनानी तक। अब देखते हैं कि ये वैचारिक टकराव कैसे बढ़ा। 1897 में जन्मे बोस असल में इंग्लैंड की प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास कर चुके एक होनहार छात्र थे। लेकिन देखिए उनकी बगावत। 1919 में उन्होंने देश सेवा के लिए वो बड़ी सरकारी नौकरी ही छोड़ दी। गांधी जी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था, लेकिन उनके उग्र और आर्थिक विचार एकदम अलग थे। ये मतभेद तब चरम पर पहुंच गया जब 1939 में बोस ने चौंकाने वाले अंदाज में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी जी के ही चुने हुए उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। आखिरकार विवाद इतने बढ़े कि बोस को इस्तीफा देना पड़ा और फिर उन्होंने अपने वामपंथी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भाग 3। महान वैश्विक पलायन, ब्रिटिश साम्राज्य से बचना। अब तक यानी 1940 आते आते अंग्रेज समझ चुके थे कि बोस उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, इसलिए उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में सख्त नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन ये टाइमलाइन देखिए, ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों से मदद मांगने के लिए बोस ने एक अविश्वसनीय वैश्विक यात्रा की। पहले पठान के भेष में कलकत्ता से निकलना, फिर पेशावर से काबुल जाते वक्त गूंगे बहरे होने का नाटक करना, और फिर ऑरलैंडो माज़ोट्टा के नाम से इटालियन पासपोर्ट का इस्तेमाल कर बर्लिन पहुंचना। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। और खतरे का अंदाजा आप सिर्फ इस 3 नंबर से लगा सकते हैं। उन्हें जर्मनी से जापानी नियंत्रित क्षेत्र तक पहुंचने में पूरे 3 खौफनाक महीने लगे। जरा सोचिए, अटलांटिक महासागर में दुश्मन के जंगी जहाज़ों से बचते हुए जर्मन और जापानी पनडुब्बियों के अंदर पूरी तरह से पानी में डूबे रहना। भाग 4। आईएनए का निर्माण, आज़ाद भारत की सेना। 1943 में जब वो सुरक्षित टोक्यो पहुंच गए तो उन्होंने अपना ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया पर लगाया, और वहां उन्होंने बड़ी तेजी से इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज को 40,000 सैनिकों की एक विशाल और मजबूत ताकत में बदल दिया। इस फौज में आम भारतीय नागरिक और जापानियों द्वारा पकड़े गए वो भारतीय युद्धबंदी शामिल थे जो देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे। आईएनए सिर्फ एक सेना नहीं थी, इसकी सोच बहुत आगे की थी। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद भारत की प्रांतीय सरकार बनाई और अंडमान में तिरंगा फहराया। सबसे खास बात, ये एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष फौज थी जिसने जाति और धर्म की सारी दीवारें तोड़ दी थीं। यहाँ तक कि उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में महिलाओं की एक पूरी लड़ाकू रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट भी खड़ी कर दी। दिल्ली चलो के नारे ने पूरी फौज में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। भाग 5। युद्ध, बलिदान और रहस्य, अंतिम लड़ाई और विमान दुर्घटना। लेकिन जैसा कि युद्ध में होता है, परिस्थितियां हमेशा साथ नहीं देती। आईएनए के सैनिकों का भारत की सीमा में प्रवेश कर अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमना एक बहुत ही भावुक पल था। पर फिर भारी बारिश, बीमारियों और कटी हुई सप्लाई चेन ने इस सेना के कदमों को रोक दिया।
उधर अमेरिका के परमाणु हमलों ने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और फिर 18 अगस्त 1945 को वो खबर आई कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में बोस का निधन हो गया है। हालांकि ये खबर आज भी एक बड़ा रहस्य है और गुमनामी बाबा जैसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। भाग 6, वो ट्रायल्स जिन्होंने ब्रिटेन को तोड़ दिया, लाल किले का कोर्ट मार्शल। नेताजी भले ही शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जलाई गई चिंगारी अब तूफान बन चुकी थी। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने लाल किले में INA के 3 अफसरों, एक मुस्लिम, एक सिख और एक हिंदू, पर मुकदमा चलाकर देश में दहशत फैलाने की कोशिश की। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। पूरा भारत सड़कों पर उतर आया। कांग्रेस के बड़े नेता उनके बचाव में आ गए और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब खुद ब्रिटिश इंडियन नेवी और आर्मी ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि भारतीय सेना पर से उनका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, भारत में ब्रिटिश शासन उनके अपने दम पर नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की वफादारी पर टिका था और INA ने उस वफादारी को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। बिना भारतीय सेना के समर्थन के ब्रिटिश साम्राज्य इस भारी दबाव के सामने एकदम रक्षाहीन हो गया और इसी ने उन्हें 1947 में भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर में ये ऐतिहासिक सच्चाई हमारे सामने एक बहुत गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में एक भुला दी गई पराजित सेना ने दशकों के शांतिपूर्ण विरोध की तुलना में एक विशाल साम्राज्य को तोड़ने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई? आज़ादी की इस असली कीमत और नेताजी के उन अनकहे बलिदानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।